दिस इज चैप्टर 18. ओके, गलती से 12 आ गया, करेक्शन कर लेना. दिस इज एक बुक मिल जाएगा, बट एक्चुअली हुआ क्या है, इंस्टीट्यूट ने इसका पीडीएफ निकाल दिया है. वेबसाइट पे जो पीडीएफ होता है ना, वो अवेलेबल नहीं है. तो ये पुराने नोट्स का एक चैप्टर है, वही कंपेयर किया मैंने. रिस्क मैनेजमेंट पहले भी एक पार्ट था, अभी भी एक पार्ट है पूरा 20 मार्क्स का. रिस्क मैनेजमेंट इज ऑफ, निकाल दिया उन्होंने जब सिलेबस, लिंक ब्रोकन आ रहा है. मतलब 4-5 दिन पहले ही मैंने देखा था. तो दिस पीडीएफ इज नॉट अवेलेबल. दिस इज ऑफ 20 मार्क्स. दिस वन चैप्टर इज ऑफ 20 मार्क्स. फिक्स है ये. Now, what do you mean by risk in general? Risk का मतलब क्या होता है? Any kind of uncertainty, uncertain threat which might, cause danger to the firm. See, risk is the exposure of possibility of loss, injury, or adverse or unwelcome circumstance. Why unwelcome? Because nobody would like to have risk in their organization. Okay? Chance or situation involving such possibility. Risks is uncertainty and undesirable outcomes. Right? Risk कभी भी certain होता है? नहीं. It is always uncertain. And उसके outcome भी undesirable होते हैं. Nobody would like कि अभी जैसे कि जियो जब आया था, उसने सब कुछ फ्री में दिया, एंड फ्री में देने की वजह से एयरटेल एंड वोडाफोन एंड आइडिया, दे ऑल सफर्ड ह्यूज लॉसेस. मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स शिफ्टेड टू जियो. वो उन सबके लिए एक रिस्क हो गया एक तरीके का. देखो फिर आता है नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क. क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क के अंदर रिस्क में भी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज कंट्रोलेबिलिटी. वन इज कंट्रोलेबल रिस्क, वन इज अनकंट्रोलेबल रिस्क. कंट्रोलेबल को बोला जाता है अनसिस्टमैटिक, अनकंट्रोलेबल को बोला जाता है सिस्टमैटिक. ओके, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? इट इज नॉट यूजुअली अनकंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मींस व्हिच इज लाइक जियो, इट वाज बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल. कोई उसे रोक पाया नहीं, वो अनकंट्रोलेबल हो गया. इट इज नॉट एंटायरली प्रेडिक्टेबल. किसी ने सोचा था जियो आएगा, सब कुछ फ्री में देगा, फ्री कॉल्स, फ्री डेली इंटरनेट? नहीं. इट इज यूजुअली मैक्रो नेचर. It is usually affects the large number of organization operating in similar stream, right? तभी तो रिस्क है ना. जियो की वजह से रिस्क एसी बनाने वाली कंपनी को हुआ नहीं, बिकॉज दे बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, है ना. It is usually affecting large number. It cannot be fully assessed and anticipated in advance in terms of timing and gravity. The example of such risk is interest. Sorry, the example of such type is risk is interest rate risk, market risk, परचेजिंग पावर रिस्क. 3 तरीके के रिस्क है. विल सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क. नीचे से सब रिस्क पढ़ेंगे. अभी अनसिस्टमैटिकली में क्या है? कंट्रोलेबल है, पूरा ऑपोजिट है. प्रेडिक्टेबल है, माइक्रो है, इट कैन बी मैनेज्ड, इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, नॉट द होल स्ट्रीम. मैं किसी एक के साथ कंपीट कर रहा हूं, तो जिसको मैं कंपीट, लाइक लेट अस से कि देयर आर 2 कॉम्पिटिटर्स इन वन एरिया, वी बोथ. Okay, I am also making the same thing, you also making the same thing. मैंने कुछ रिफॉर्म लाया मेरे प्रोडक्ट में, it is going to just affect you, but not the other persons who are there in different cities. क्योंकि मैं उनके साथ compete ही नहीं कर रहा, मेरा प्रोडक्ट यही एरिया में बिक रहा है. So I've got nothing to do with them, they have got nothing to do with me. It is just going to affect you. It can be usually assessed well in advance with reasonable efforts of risk mitigation. Risk mitigation मतलब क्या? To reduce risk. रिस्क को कम करने की कोशिश करना, इट्स कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन. Which can be planned with proper understanding and risk assessment techniques. The examples are compliance risk, credit risk, operational risk. ठीक है. अब सबसे पहले आता है टाइप्स. फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? ए, द रिस्क विच हैज सम डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियली, मतलब पैसों को जहां पे फटका लगेगा, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. Such kind of risk is called as financial risk. This risk may be market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, country risk. The following chart depicts the finance. No chart नहीं, but list है यहाँ पे. सबसे पहला market risk. Now this type of risk is associated with market ups and downs. जैसे कि शेयर मार्केट कैसा एक रिस्क है, और शेयर मार्केट में कैसा पूरा अप एंड डाउन होते रहता है. तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल मार्केट. हम लोग बोलते हैं ना मार्केट क्रैश हो गया, कोई भी एक शेयर क्रैश नहीं होता, पूरा मार्केट क्रैश हो गया.
वैसा. It refers to risk of loss arising from change, that is volatility in the market prices or economic values, which are deciding factors for the pricing of the product or financial assets. What do you mean by financial assets? Shares and all. Financial asset हम लोग किसको बोलते हैं? शेयर्स को ही बोलते हैं. Like you make investment in shares, तो वो तुम्हारे लिए एसेट साइड होगा कि लायबिलिटी साइड होगा? एसेट साइड होगा. तो फाइनेंशियल एसेट. यू गिव लोन टू समवन, उसके लिए लायबिलिटी है, बट फॉर यू इट इज एन एसेट, राइट. दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क. द फाइनेंशियल एसेट्स विच आर कनेक्टेड विद द इंटरेस्ट सच एज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, faces the interest rate risk. Interest rate risks adversely affects value of fixed income securities. Any increase in the interest reduces the price of bonds and debt instruments in debt market and vice versa. So it can be said that the changes in the interest rates have an inverse relation with price and bonds. इसका मतलब क्या है inverse relation? See, example देख. Interest risk adversely affects value of fixed income securities. Any increase in the interest reduces the price of bonds, debt instruments in debt market and vice versa. Correct. वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है. Currency risk. The volatility in the currency risk rates is called a currency risk. These risks affect the firms which have international operations of business, and the quantum of the risk depends on the nature and extent of the transactions with the external market. उसमें currency risk पे भी सेम चीज होती है. currency fluctuate होता है, like डॉलर का प्राइस बढ़ते रहता है, तो अल्टीमेटली कितनी सारी चीजें अफेक्ट हो जाती है. महंगाई बढ़ जाती है जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ता है. क्यों? क्योंकि वी नीड टू पे द अमाउंट इन डॉलर्स. डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो उतना अपना करेंसी कम होता जाएगा, राइट. वैसा है. इक्विटी रिस्क, इट मीन्स डेप्रिसिएशन इन वंस इन्वेस्टमेंट बट चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, इन कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज, बीटा ऑफ स्टॉक टेल्स अस मार्केट रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट. यू नो द रेट, देयर आर रेट्स सम लाइक अल्फा, बीटा, ये सब है ना, वर्ड्स यूज किए जाते हैं. तो जो बीटा ऑफ स्टॉक है वो अपने को ये बताता है कि मार्केट रिस्क कितना है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डे टू डे फ्लक्चुएशंस. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सीन दैट यू नो डायग्राम जो ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है स्टॉक मार्केट में भी, लाइक कार्डियोग्राम कैसा रहता है हार्ट बीट का, सच काइंड ऑफ, बस उसकी बात हो रही है. कमोडिटी रिस्क, दिस टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सिंस कमोडिटीज आर फिजिकल एसेट्स, हेंस द प्राइस चेंज ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर. नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क. When the counterparty is unable and unwilling to fulfill the contractual obligation, the credit risk arises. मतलब क्या? सामने वाला अपना उधार चुकाने को तैयार नहीं है. Suppose I have borrowed money from you and I deny to pay. It is a risk on you, right? It is a credit risk. This type of risk is related to the profitability of default and recovery date. Its effect is measured by cost of replacing cash flow other party defaults. For example, in case of loan given by the bank to the borrower and the borrower defaults in making payment, as I said, मैंने तुमसे लोन लिया है, you are a bank, I am the borrower, and if I make the default, it will give you a kind of risk which is called as credit risk. Liquidity risk. Liquidity risk arises due to mismatches in the cash flow, and that is absence of adequate funds. It may be taking risks and funding risks. Sorry, trading risk and funding risk. Now, सबसे पहला trading risk. It may mean the absence of liquidity. सबसे पहले liquidity का मतलब क्या होता है? Cash. Yes. There is absence of liquidity or enough products or securities, etc., to actually undertake buy and sell activities. For example, in the context of securities, trading ability to enter into derivative transactions with counterparties or make sales or purchase of securities. In short, you need to have sufficient cash. You know. लाइक जैसे कि डेरिवेटिव्स में क्या होता है,
लाइक फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये सारी चीजें होती है। तो पहले ट्रेडिंग हो जाता है, बाद में अकाउंट सेटल होता है। बाद में अगर अकाउंट सेटल करने की आए एंड तुम्हारे पास लिक्विडिटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा वापस, वो एक ट्रेडिंग रिस्क हो गया। फंडिंग रिस्क, इट रिफर्स टू इनएबिलिटी to meet the obligations. Example, inability to manage funds, either borrowing or sale of assets, securities. It arises where the balance sheet or firms contain illiquid financial assets. Illiquid matlab which are not easily convertible in cash. Which cannot be turned into cash within the short period of time. दिया है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल या सिस्टम या मैनेजमेंट रिस्क। तीनों का मतलब एक ही, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग। ओके, मैनेजमेंट का मतलब भी क्या है? एक तरीके का फंक्शनिंग। तुम्हारा सिस्टम भी क्या है? एक तरीके का फंक्शनिंग है, ठीक है। It arises due to inadequate system capacities, system failure or obsolescence risk, management failure on account of coordination, faulty control or human error. Some of the best practice against operational risk includes clear separation of responsibilities with strong internal control and contingency planning. Separation of responsibilities मतलब क्या? Every person is associated with one or the other kind of responsibility. Not one person is given all the responsibilities. Okay? अगर मैं सारे काम एक जन को ही दे दूंगा तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। सो इट इज बेटर टू हैव वन पर्सन फॉर वन टास्क और वन होल डिपार्टमेंट हु इज गोइंग टू लीड द टीम सो दैट द वर्क इज डन इफेक्टिवली। obsolescence risk का मतलब कैसे? In the rapid changing world, obsolescence risk is faster emerging. Unless the companies are able to cope up with this timely, the impact will be quite heavy and may lead to closure of the units. Like Nokia is the latest example of this. ऐसा रिस्क जो तुम्हारा बिजनेस ही बंद कर सकता है। ऐसा रिस्क जो तुम्हारा बिजनेस ही बंद कर सकता है। अभी यहाँ पे नोकिया का एग्जांपल दिया। यू नो व्हाट हैपेंड विद नोकिया, व्हाई इट शट डाउन? क्या थे चेंजेस? एंड्रॉइड, जब एंड्रॉइड नया नया आया था, नोकिया वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट। नोकिया फेल्ट लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, वॉट एवर रीजन्स, बट वो नहीं चला। एंड जिन जिन मोबाइल कंपनियों ने एंड्रॉइड यूज किया वो चल गया। सो नोकिया वेंट ऑन शटिंग इट्स ऑपरेशंस। अभी बिकते हैं फोन बट हार्डली पीपल बाइज। जैसे पहले हर एक घर में एक नोकिया हुआ करता था, बट आज के तारीख में यू विल नॉट फाइंड इट। लीगल रिस्क क्या है? दिस रिस्क अराइजेस व्हेन काउंटर पार्टी does not have legal or regulatory authority to engage in the transaction. It also includes the compliance and regulatory risk like insider trading. You know, SEBI में सुना रहेगा insider trading, leaking, like dealing in price sensitive information. They leak the information and all. Market manipulations, default and mismanagement of legal affairs. Next आता है political या country risk. Political risk may be on account of declaration of elections in the territory. For example, जब भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, राइट? सो वो एक तरीके का पॉलिटिकल रिस्क है। यू आर नॉट अलाउड टू डू बिजनेस फॉर सम नंबर ऑफ डेज। व्हाई? बिकॉज योर प्रीमाइसेस आर नियर द इलेक्शन बूथ, पीपल विल कम गो विच इज नॉट अलाउड, विच मे बी प्रोहिबिटेड। लाइक ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं। सी, द कंट्री रिस्क अराइजेस वेयर द फर्म is having its business operations abroad. This risks may arise due to outbreak of war between the two countries. ये भी एक रिस्क है, country risk. Alien enemy बन जाते हैं। Alien enemy पता है? कि when there is a war between two countries, let us say you are sitting in US and I am sitting in India. If there is a war between India and US, we both, even if we are relatives of each other, we became enemy just because there is a war between these two countries. वो country risk हो जाता है। These can also be existing risks due to countries' legal or political structure, which derives the institutions like judiciary, legislature, and general environment for the business. ये थे सारे financial risk. Now B point आता है, which is talking about non-financial risk.
एकदम छोटे छोटे हैं। So now see, business industry or service risk. Business risk implies uncertainty in profits or danger of loss. The events that could pose risk due to some unforeseen events in future which causes business to fail. Business risk refers to possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties. क्यों? ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है और उन लॉस की वजह से बिजनेस ही बंद हो रहा है। ओके, लाइक चेंज इन टेस्ट, लोगों ने अपना चॉइस ही चेंज कर दिया। हम लोग जो बना रहे थे वो अब लोग खरीदना ही नहीं चाहते। पीपल हैव चेंज्ड देयर प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, स्ट्राइक्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या होता है? आउटडेटेड होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी? कोई एग्जांपल ऐसा याद आ रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई और ये बिजनेस बंद हो गए। प्लास्टिक, यस, पॉलिथीन। पॉलिथीन को ये बहुत अफेक्ट किया। द मोमेंट वन डे गवर्नमेंट केम बैन ऑन प्लास्टिक्स, तो बैन हो गया तो बना भी नहीं सकते। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। बिजनेस प्लान्स रिस्क व्हिच हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली सिंस इंसेप्शन में लीड टू स्ट्रेटेजिक रिस्क। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक रिस्क माइट अराइज फ्रॉम मेकिंग पुअर बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर डिसीजंस, पुअर डिसीजंस, फ्रॉम सबस्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। सबस्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन मतलब क्या? डिसीजन तो अच्छा लिया था लेकिन इंप्लीमेंटेशन खराब हो गया उसका, यू नो। फ्रॉम इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन एंड फ्रॉम फेलियर टू रिस्पॉन्ड वेल टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। कंप्लायंस रिस्क, अगर तुम लोग लॉस फॉलो नहीं करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कंप्लायंस रिस्क आएगा। फ्रॉड इज परपेट्रेटेड थ्रू द अब्यूज ऑफ, अब्यूज मतलब क्या? मिसयूज। ओके, अब्यूज यहाँ पे मतलब क्या होता है? मिसयूज होता है। Abuse of systems, controls, procedures and working practices. It may be perpetrated by an outsider or insider. Fraud may not be usually detected immediately and thus detection should be planned on a proactive basis rather than reactive basis. कि पहले से ही तुम लोग prepared रहो। फ्रॉड आएगा फिर तुम रिएक्ट करोगे, उससे जब पहले से ही ऐसा सिस्टम रखो कि कहीं पे कुछ भी गलत होगा वो ध्यान में आना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, बट पर्पसली कोई करेगा। ठीक है, let us say if there is a person who has an intention to do fraud and we being the persons in the organization we can set up such a system कि कोई हमारे अथॉरिटी के बिना कुछ करे ही ना। अगर कोई भी चीजें अपने कंपनी से होनी है तो उसमें हमारा अथॉरिटी होगा ही। अगर हमारा अथॉरिटी नहीं है तो वो बाहर भी वो चीज चलेगी नहीं। वैसा we can have such system which will stop fraud. Reputation risk. This type of risk arises to be negative public opinion. Such type of risk may arise from example failure to assess and control the compliance risk can result harm in the existing potential relationship. ये कंपनी तो डिफॉल्टर है, ये कंपनी तो रूल्स तोड़ता है, it is affecting the reputation. वैसा transaction risk. Transaction risk arises due to failure or inadequacy of internal system, information channels, employees integrity or operating processes. Disaster risk, natural calamity हो गया, you can read this. Regulatory risk क्या है? On account of change in government policies or perception, वो प्लास्टिक वाला example. Especially this type of risks are associated with food and beverages, pharmaceuticals industries, etc. Regulatory मतलब क्या? Government control. बोलते हैं ना regulation, SEBI regulation मतलब government control हो गया। Technology risk. Now failure of system can be due to tampering of data. Tampering समझ में आता है ना, you know, misuse करना डेटा को। Critical information, non availability of data and lack of controls. कोई कंट्रोल ही नहीं है, राइट? कोई भी कैसे भी मिसयूज हो रहा है। नेक्स्ट रिस्क आता है ऑडिट रिस्क। Now see, audit is the risk of financial statements that are materially incorrect.
even though the audit opinion states that financial reports are free of any material misstatements, the purpose of an audit is to reduce risk to an appropriately low level through adequate testing and sufficient evidence. Auditing firms carry malpractices insurance to manage audit risk and potential legal liability. राइट ना, उसमें सबसे पहला टाइप्स क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मटेरियल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट. ओके. एंड छोटे को एक एरर होता है, एक लाइक मैंने लिखा है 1 करोड़ फिगर्स में 1 करोड़ ओनली, बट एक जीरो गलती से कम हो गया. इसको मैं मटेरियल नहीं बोलूंगा. क्यों पता है? क्योंकि फिगर में भी लिखा हुआ है कि 1 करोड़ ONECROR ही लिखा है. बट यही अगर सिर्फ फिगर में होता तो ये बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट हो जाता. सिर्फ नंबर्स होते तो क्लियर नहीं होता कि भाई 1 करोड़ है कि 10 लाख. So, the risk of material misstatement is that financial reports are materially incorrect before the audit is performed. The risk of material misstatement is even higher if there is believed to be insufficient internal controls, which is also a fraud risk. Detection risk क्या है? Detection risk is the risk that the auditor's procedures do not detect a material misstatement. For example, an auditor needs to perform a physical count of inventory and compare the results to accounting records. This work is performed to prove the existence of the inventory. इसका मतलब क्या? Detection मतलब क्या? To find out, to detect. मतलब the detective, he finds out the things, the task what he is assigned for. पीछे जाता है, ढूंढता है कि कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है. तो सेम वे यहाँ पे भी, see, detection risk is the risk that auditors' procedures do not detect material misstatement. For example, auditor needs to perform physical count on inventory and compare the results to the accounting records. ये होता है डिटेक्शन. अभी देखो, ऑडिटर हर एक चीज तो, अभी फॉर एग्जांपल ऑडिटर को तुम लोग बैलेंस शीट P&L बनाने बोलोगे, बट यू विल गिव हिम द लेजर्स में एंट्री कहाँ से आया? तो टैली से एंट्री हुआ रहेगा. अभी टैली में एवरी ट्रांजेक्शन का एंट्री हो रहा है. क्या ऑडिटर हर एक एंट्री काउंट करने बैठेगा हुआ है कि नहीं? ही विल समवेयर रिलाई. तो ये एक तरीके का डिटेक्शन रिस्क होता है. कभी ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एंटर्ड, एवरी एंट्री हैज बीन मेड और नॉट. तो ये डिटेक्ट नहीं किया तो ये डिटेक्शन रिस्क हो गया. इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक. वहां पे बोला है ना, सी, काउंट करना. It needs to perform physical count of inventory and compare the results with the accounting records. This work is performed to prove the existence of inventory. कि भाई सही में स्टॉक है. इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक. राइट. ये सारे टाइप्स थे, एक बार देख ले सारे टाइप्स.
चलो रिस्क मैनेजमेंट. नाउ सी रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू असिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई, understand, evaluate and take action on the risks with a view to increase the probability of their success and reducing the impact and likelihood of failure. Effective risk management gives comfort to shareholders, customers, employees, other stakeholders and society at the large. Is being effectively managed and also helps the company or organization confirm its compliance with corporate governance requirements. इसका मतलब क्या हो गया कि एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनना चाहिए which will help you to identify the risk, evaluate the risk and reduce the risk. पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या है रिस्क, क्या है, फिर उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना है. एंड आफ्टर एनालाइजिंग द सी इम्पैक्ट कैन बी ह्यूज और लेस और मॉडरेट. Based on the impact, we need to decide whether risk is acceptable or whether this risk is not acceptable. If it is not acceptable, then we need to try to reduce. We need to come up with some steps जो अपना risk कम कर देगा. Like I'll give you an example. Same Jio का ही. Jio came and he gave internet 1 GB per day, है ना? But तभी ये लोग Airtel वगैरह कहाँ देते थे? इन लोग का नहीं था ऐसा सिस्टम, right? So even they started giving that same thing, almost similar package. आज के तारीख में देखो वो जो 3 महीने का रिचार्ज आता है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग सेम कॉस्ट. 15-20 रुपए का कुछ ऊपर नीचे फर्क होगा, बाकी ज्यादा फर्क तो है नहीं. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. रिस्क आया, जियो आया, सस्ता दे रहा है, हाउ कैन वी रिड्यूस? तो अगर उस रिस्क को हैंडल करना है, इवन वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट. हम लोग ने भी कर दिया. So in the era of changing global economy, multiplicity of legal compliances, multiplicity of legal compliances, cross-border business, then transactions, and to ensure the survival, viability, sustainability of the management of various types of risks have gained utmost importance. Like कोई भी organization ले लोगे, global economy बोलो, there are so many legal compliances, cross-border business transactions जो होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई risk associate हो ही जाएगा. So it is good to have a risk management system in the organization. आजकल risk management के तो courses सिखाए जाते हैं, पता है? It is a kind of field wherein you can be the professional of it. Risk management करके आता है. You can learn risk management. हाँ, बहुत scope है. Yes. But you right now focus on CS. Risk management requires commitment of top management. It is no longer a discretion. Thus, management provides a framework. Like, what do you mean it is no longer a discretion? Authority नहीं दे सकते कि तू हैंडल कर लेना, तू देख ले. टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है इसके अंदर. लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Thus, risk management process provides a framework to ensure that all the foreseeable risks involved are actually understood and accepted before important decisions are taken. Okay, if we take the decisions, what are the risks associated with this? What are the pros and cons of this thing? See, pros to theek hai, cons are always risk for us. If we are going to do something, cons are always risk for us. Whether we can handle those cons, whether we can, reduce the impact of those cons or not. वो चीज का evaluation करना है. Monitor new projects and ongoing operations to ensure that they continue to develop satisfactorily and no problems or new risk emerge. कि भाई चलो शुरुआत, why before taking decision we saw that there are these type of risks and we made sure that we handle those risks. उस risk को tackle करने के लिए हमने plan बना लिया and we are now working on it. जब we are working on it, we also need to constantly monitor कि कोई नया risk तो नहीं आ रहा in between. जो पहला था वो क्या था? Before taking decision we analyzed कि what are the risk. Based on that we took some decisions, we made some strategies. अभी हम लोग ने उसके ऊपर implementation चालू कर दिया. And we also need to make sure while implementation कि कोई नया risk evolve नहीं हो रहा है ना, तो वो भी एक check करते रहना है. This is the whole ideology of risk management process. Advantages क्या है? Read कर सकते हो. Risk management in the long run is a significant cost saving and prevents wastage. सीधी सी बात है ना. नुकसान है तो मॉनिटर, देखो रिस्क का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मॉनिटरी नुकसान. ऐसा रिस्क जो मॉनिटरीली नुकसान नहीं पहुंचा रहा वो रिस्क ही नहीं है मेरे हिसाब से.
अभी जैसे कि कुछ रिस्क है जिसमें पैसा नहीं, हमने देखा नॉन फाइनेंशियल रिस्क. सी इन द बिगिनिंग ओनली वी सॉ दिस टू क्लासिफिकेशन, वन वाज फाइनेंशियल, वन वाज नॉन फाइनेंशियल. अभी नॉन फाइनेंशियल में एक रिस्क था, लाइक आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक रिस्क. स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या बोला, रॉन्ग स्ट्रेटेजी. रॉन्ग स्ट्रेटेजी, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर पड़ेगा. बिजनेस कम होएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होएगा, वापस कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान हो रहा है. सो इवन नॉन फाइनेंशियल रिस्क somewhere are going to connect with financial risk, not directly but indirectly. Like reputation risk, मेरे reputation पे दाग लगा, so it is a reputation which is going down, but due to reputation my businesses are falling, and since my businesses are falling my profitability is falling, and मेरा finance कम होता जा रहा है. So it is, risk management is always a cost saving and prevents wastage of time and efforts in firefighting. It develops robust contingency planning. Robust, strict, stringent, to be more precise. Stringent बोलते हैं, but simple basic word में strict भी बोल सकते हो. देख लो आगे के 2-3 पॉइंट्स. 5 पॉइंट्स आर देयर, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क. अनरेवल का मतलब होता है अंडू. सेकेंड पॉइंट पे ना, अनरेवल मीन्स टू अंडू. नहीं, नॉट दैट वे. इसका मतलब है कि इट कैन हेल्प टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट हैव नॉट डन, दैट हैव नॉट बीन डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट और बिजनेस. मतलब कुछ चीजें, यू नो, सम प्लान्स हैव नॉट बीन मेड इनिशियली, राइट? तो उनको तुम अभी कर सकते हो. अभी एक मिनट देखो, अनरेवल का एक्चुअल मीनिंग अंडू है. वर नॉट डन भी लिख सकते हो. वर नॉट डन, लाइक एज पर द स्टेटमेंट इट विल बी वर नॉट डन. वर नॉट डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट. तो रिस्क मैनेजमेंट से हम लोग ये कर लेंगे.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है पूरा, स्टेप्स। सी सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क को एनालाइज करो, असेस करो एंड हैंडल करो, राइट? दीज आर द 4 स्टेप्स। ए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। द ओरिजिन सोर्स ऑफ रिस्क इज आइडेंटिफाइड। करेक्ट रिस्क identification ensures effective risk management. The objective of risk identification process is to ensure that all potential project risks are identified. Process of risk identifying क्या है? पहला creating the systematic process, gathering the information from various sources, applying risk identification tools, documenting the risk identification process, assessing the process. ये 5-6 स्टेप्स में तुम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाओ कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई, देन स्टार्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कि भाई व्हाट आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर इन वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन कि व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस एंड ऑल। अप्लाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स, देन डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क मतलब क्या, नोटिंग डाउन द रिस्क, ये रिस्क है, इसका इतना इम्पैक्ट है वगैरह वगैरह, एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एज वेल कि किस तरह हमने इस रिस्क को ढूंढा है। Like we always write conclusion, that is the final answer, but that conclusion was based on the explanation given above, है ना? हम लोग केस स्टडी सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग प्रोविजंस लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं, एंड देन वी राइट द कंक्लूजन, राइट? सो वो एक्सप्लेनेशन के बेस के ऊपर कंक्लूजन है ना, तो वो कंक्लूजन हमने लिखा है एक्सप्लेनेशन के बेस के ऊपर, इसलिए बोला है कि डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एज वेल, कि नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क, यस दिस इज द रिस्क, बट हाउ द प्रोसेस, असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवनेस कि भाई ये प्रोसेस जो है इफेक्टिव है क्या, क्या इस प्रोसेस में कुछ चेंज लाने की जरूरत है, दैट कैन आल्सो बी डन। सेकंड इज रिस्क एनालिसिस। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क पैरामीटर्स, सेकंड स्टेज इज ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क which helps to identify and manage potential problems that could undermine key business initiatives or projects. To carry out risk analysis, फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट, यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। देन एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ दीज थ्रेट्स विच विल मटेरियलाइज, कि भाई ये थ्रेट है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो फाइंड आउट करो। द एनालिसिस शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड शुड बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्या ये सबको अफेक्ट करने वाला है कि सिर्फ मुझे, ये फाइंड आउट करना है। सबको अफेक्ट कर रहा है तो देन डू यू थिंक आई शुड वरी? नहीं, सब डूबने वाले हैं, बट इफ अगर मुझे अफेक्ट कर रहा है देन आई शुड बी ऑन द टोज। Within the industry, the scenario-based analysis may be adopted, taking into consideration possible events that may occur and its alternative ways to achieve the given target. Why do we use risk analysis? तो देखो सबसे पहला, it is useful in many situations such as while planning projects. That is, it helps in anticipating and neutralizing. What do you mean by neutralizing? खत्म करना, नहीं, नॉट दैट, मिडिल लेवल नहीं, न्यूट्रलाइज मतलब खत्म करना, वो न्यूट्रल होता है। टू न्यूट्रलाइज मींस, एक मिनट, सी व्हाट यू सेड, ना प्रॉफिट ना लॉस। रिस्क में प्रॉफिट क्या है? रिस्क अगर कुछ है, व्हाट इज प्रॉफिट इन दैट? डू यू हैव एनी प्रॉफिट्स? तो आप किसके साथ, मतलब सेंटर पॉइंट क्या है? खत्म हो गया, वही सेंटर पॉइंट है ना। Neutralizing the possible problems is making to end the possible problems. Yes, खत्म करना, कोशिश तो वही होगी, right? See, if we identify the risk, what is the motive to dissolve that risk? कि ये रिस्क का अपने पे जीरो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना कहते हैं।
whether or not to move forward with this project, भाई इसमें बहुत ही रिस्क है, I should not take this chance. So वो भी help होगा. Risk analysis will help me to understand whether I should go with this project or not. Risk analysis. अच्छा हो गया. अच्छा third one, while improving safety and managing potential risks in the workplace, while preparing for events such as equipment or technology failure, theft, staff sickness, natural disasters, ये सब चीज़ों के related भी तुम लोग planning कर सकते हो. While planning the changes in the environment such as new competitor coming into the market or change in the government policy, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग risk analysis कर सकते हैं कि like पॉलीथीन बंद हो गया, अब क्या करूँ, बहुत बड़ा रिस्क है, तो आई नीड टू गो इनटू डिफरेंट बिजनेस. पेपर बैग बनाना चालू कर दिया, पेपर बैग तो अलाउड है, वैसा. हाउ टू यूज रिस्क एनालिसिस, तो सेम चीज है, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, पहले ही था वो पॉइंट. सी, फर्स्ट स्टेप इन रिस्क एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग थ्रेट्स एंड पॉसिबल थ्रेट्स दैट वन माइट फेस. दीज कैन कम फ्रॉम मेनी सोर्सेस. फॉर इंस्टेंस दे कुड बी ह्यूमन, ये सारे प्रॉब्लम्स इंसानों के, सिकनेस एंड ऑल. सेकेंड, ऑपरेशनल, ये सब रीजन. ऑपरेशनल में सप्लायर ने लोचा मारा, रेप्यूटेशन में कस्टमर ने अपने पे भरोसा तोड़ दिया, प्रोसीजरल में वी आर नॉट हैविंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, प्रोजेक्ट बहुत महंगा हो गया, बहुत लेंथी हो गया, लेंथी मतलब विद इन द गिवन टाइम खत्म नहीं किया, फाइनेंशियल में बिजनेस फेलियर, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस हो गए, टेक्निकल में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, हम आउटडेटेड रह गए, नेचुरल वेदर, नेचुरल डिजास्टर्स और डिजीज लाइक कोविड, इसकी वजह से भी अफेक्ट होता है बिजनेस, राइट. सब अभी कोविड आया तो सब बंद हो गया. फिर एस्टिमेट रिस्क का एक फॉर्मूला दिया हुआ है. वंस द थ्रेट्स आर आइडेंटिफाइड, तुम्हें एस्टिमेट निकालना है कि कौन से रिस्क का कितना फटका बैठने वाला है. तो सी, इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बोथ ऑन लाइक्लीहुड ऑफ दीज थ्रेट्स being realized and their possible impact. One way of doing this is to make estimate of the probability of event occurring and then to multiply this by amount it will cost to set things on the right track. This gives a value for the risk. Like risk value is equal to probability of the event into cost of event. कितनी बार होने वाला है और हर इवेंट पे खर्चा क्या, खर्चा मतलब नुकसान कितना होने वाला है. तो एक फिगर मुझे मिलेगा, जिसमें ज्यादा फिगर आएगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क है. Now next is risk assessment. अच्छा सॉरी वही है ना, हाँ बराबर, risk assessment. Risk assessment is the way by which enterprises get a handle on how significant each risk is to the achievement of their overall goals. मतलब क्या, रिस्क है, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, उसका एस्टिमेट निकाला, एंड देन उसको असेस कर रहे कि इन रिस्क के वजह से, इनमें से किन रिस्क की वजह से मेरे गोल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं. So that is assessing the risk which is going to disturb my goals. वहाँ पे लिखा है ना, significant of how significant each risk is to achieve the overall goals. While assessing the risk, it's important to determine whether the risk is inherent risk, residual risk, or both. Inherent risk और residual risk दोनों नीचे दिए हुए. See, inherent risk is a risk to an entity in the absence of any action management might take to alter either risk's likelihood or impact. Residual risk is the risk remaining after management's response to the risk. Like some entities interpret like this: inherent risk to be level of risk assuming responses currently in place fail, and residual risk to be the level of risk assuming existing responses operate according to the design. अभी देखो, एक रिस्क है जिसको हम लोग टैकल करते हैं, सो वी मेक सम प्लान्स एंड पॉलिसीज, वी फाइट विद इट, बट फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, दैट इज रेसिडुअल रिस्क. वी डिड नॉट क्लियरली न्यूट्रलाइज्ड इट, जीरो नहीं कर पाए,
बट थोड़ा असर रह गया, तो वो मेरे इवन आफ्टर फुल फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो वो रेसिडुअल रिस्क हो गया। इनहेरेंट मतलब क्या, तो देखो आप दिया हुआ है, इज टू एन एंटिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टेक टू अल्टर आइदर द रिस्क्स लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट, कि भाई इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्शंस मैनेजमेंट माइट टेक, कोई एक्शन है ही नहीं जो मैनेजमेंट ले सकता है, भाई आ गया रिस्क, अभी भुगतना ही पड़ेगा। टू अल्टर द रिस्क्स लाइक्लीहुड, कि इस रिस्क के लाइक्लीहुड को, दिस इम्पैक्ट को अल्टर करने के लिए हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, वी हैव सरेंडर्ड, तो वो इनहेरेंट रिस्क हो गया कि ये आने ही वाला है, इसको बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इनहेरेंट में कैसा प्रॉपर्टी मिलता है कि आज जो मेरा है कल वो मेरे बाद वालों का होगा, होना ही है, मैं एक ना एक दिन जाऊंगा, तो मेरे बाद मेरा सब चीज दूसरों को मिलने ही वाला है, इनहेरेंट है। कोई इस चीज को रोक सकता है? नहीं। क्या मैं अमर हो सकता हूं? नहीं, राइट, मैं इस चीज को मैं रोक नहीं सकता, इनहेरेंट है। सिमिलरली रिस्क, कि भाई आ ही रहा है, इसको रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो एक इनहेरेंट रिस्क हो गया। चलो, process of risk assessment. Develop assessment criteria. Now, first activity is within the risk assessment processes. Develop a common set of assessment criteria to be deployed across business unit, corporate functions, and large capital projects. Second is assess risk. Assessing risk consists of assessing values to each risk and opportunity using defined criteria. An initial screening of risk and opportunities is performed using qualitative techniques followed by a more quantitative treatment. And the most important risk opportunities lending themselves to quantification, that is not all risks are meaningfully quantifiable. Now इधर क्या बोला है कि जो तुम्हारे स्टेप्स होने चाहिए ना, क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए एंड ऐसे क्वांटिटी में होने चाहिए, लाइक क्वालिटी स्टेप्स इन क्वांटिटी। क्वालिटी स्टेप्स इन क्वांटिटी मतलब क्या, द स्टेप्स व्हिच यू आर टेकिंग शुड बी ऑफ लाइक गुड स्टेप्स, क्वालिटी स्टेप्स, अच्छे स्टेप्स होने चाहिए, और ये अच्छे स्टेप्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। That is what they are trying to say. Quality steps in quantity. Followed by है ना, followed by word है, देख वहां पे। See, qualitative techniques followed by more quantitative treatment. एक पहले तुम qualitative techniques use करो and उसको इतने ज्यादा पैमाने पे यूज करो, use it in such a large number that it becomes very effective to tackle the risk. वैसा वहां पे दिया भी ऐसी क्वालिटेटिव रिस्क और क्वांटिटेटिव रिस्क दोनों के मीनिंग दिए हुए। क्वालिटेटिव असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ ईच रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव स्केल्स एंड डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस एक्शन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिक्वायर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर बोथ इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड यूजिंग डेटा फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेस। क्वालिटेटिव असेसमेंट्स के लिए क्या है यहाँ पे, बेंच इंटरव्यूज, क्रॉस फंक्शनल वर्कशॉप्स, सर्वे, बेंचमार्क, सिनारियो एनालिसिस। Quantitative techniques range from benchmarking to scenario analysis and generating forward-looking point estimates, that is deterministic models. ठीक है, वहां पे space नहीं है, but deterministic models. And then generating forward-looking distributions, probabilistic models. पहले determine करो and then उसका probability ढूंढो कि भाई which one is going to affect us, which one is not going to affect us, probability.
बोलते ना, वो प्रोबेबिलिटी हम लोग मैथ्स में करते थे कि डाइस में ये नंबर आने का कितने बार चांसेस है, वैसा तो रिस्क का भी सेम वही है. Assess risk interactions. Risk do not exist in isolation, right? Kabhi akela nahi, it is always bringing so many things in it. So see, enterprise have to recognize the importance of managing risk interactions. Even seemingly insignificant risks on their own have the potential, as they interact with other events and conditions, to cause great damage and significant opportunity. Therefore, enterprises are gravitating towards an integrated or holistic view of risk using techniques such as risk interaction, matrices. What is matrices? Like calculations तुम बोल सकते हो, ठीक है? Matrices is related to calculations. Bow tie diagram, bow tie diagram. You know what is bow tie? Tie तो पता है ना? Bow tie diagrams. Yes, it is just a name given. ये मैं दिखाता हूँ. ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, मैं दिखा देता हूँ. ऐसा डायग्राम, ये बो जैसा दिख रहा है ना, वो यहाँ पे पता है बहुत सा ऐसा पहनते वैसा. कहाँ पर है? कंसिडर फुल इम्पैक्ट रादर देन ब्रेकिंग इट इन पार्ट्स. मतलब टू एनल इंस्टॉलमेंट में मत एनालाइज करो, पूरा एक साथ उसको असेस करो. उसको होलिस्टिक व्यू बोला जाता है. लाइक इंटीग्रेटेड. सी इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? मिल सेम होलिस्टिक होता है. प्रायोरिटाइज द रिस्क, राइट? हर एक रिस्क का अपना ये होता है, इम्पैक्ट होता है. इट इज ऑन अस कि हम किसे प्रायोरिटी देते हैं. हम किसे प्रायोरिटी देंगे? उस रिस्क को जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है कि कम है. ज्यादा है, बिकॉज कम है तो वी कैन मैनेज. ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. सो इट इज बेटर वी गिव प्रायोरिटी टू सच रिस्क फर्स्ट. ठीक है, ये प्रायोरिटी वाला पॉइंट रीड कर लेना एक बार.
सेम इम्पैक्ट रेटिंग लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया ना. चलो नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिस्क. तो the results of this risk assessment process then serve as the primary input to risk response is whereby response options are examined accept reduce share or avoid. चारों चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तुम या तो रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो. आई थिंक पीछे वाले पेज पे ही होगा. स्ट्रेटेजीज ऑफ रिस्क दिख रहा है. रिड्यूस, अवॉइड, कंबाइन, शेयर. Cost benefit analysis performed, a response strategy formulated, and risk response plans developed. Sixth one is effective and sustainable risk assessment process. To be effective and sustainable, the risk assessment process needs to be simple, practical, easy to understand. ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है. इफ इट इज नॉट इजीली टू अंडरस्टैंड then it will not be easy for everyone to implement the plans and strategies which they have made. People aren't enough to be efficient. They must be supported by the right technology. As I said कि सब लोग को सब चीज नहीं पता होती है. They must be supported by the right technology is nothing but right plans and policies which are easily understandable by them. Okay. Next is handling of risk. Now the ownership of risk should be allocated. What do you mean by this ownership of risk should be allocated? You are going to look after this. You are going to look after this. Allocation. Ownership. Like for example, Mr. X, you will look after the matter of this particular risk. Mr. Y, you will look after this. ये क्या कर रहा हूँ मैं? ओनर बना रहा हूँ उन लोगों को कि भाई तुम्हारा जिम्मेदारी है अभी. ठीक है. The persons concerned where the risk arises should document it and report it to the higher ups, seniors. Yeah. In order to have early measures to get it minimized, risk may be handled in following ways. Risk avoidance. Risk avoidance means to avoid taking or choosing less risky projects. बराबर? ऐसे काम करो जिसमें रिस्क ही ना हो, तो वो हो गया रिस्क अवॉइडेंस. Second is risk retention या absorption. It is handling the unavoidable risk internally and the firm absorbs it due to the fact that either because insurance cannot be purchased of such type of risk or it is too expensive to cover such risk and more cost effective to handle such risk internally. There are two types of retention. ठीक है, अगर like for example नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस अगर कवर नहीं कर रहा है और इस रिस्क को अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, इट इज बेटर वी हैंडल, क्योंकि इंश्योरेंस में ज्यादा खर्चा होगा रादर देन हैंडलिंग. ओके, भी हैंडलिंग में खर्चा कैसे होता है, तो वी नीड टू डेडिकेट अ टीम ऑन दिस, राइट. एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, वो या किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर भी कर सकते हैं हम लोग. दैट विल बी बिट चीपर देन इंश्योरेंस. उसमें दो टाइप है, एक्टिव रिटेंशन और रिटेंशन. Where the risk is retained as a part of deliberate management strategy after conscious evaluation of possible losses and causes, and passive, where risk retention occurred through negligence. Such type of retaining risk is because the risk taker either does not know the risk or considers it as a lesser risk. Like active मतलब क्या, पहले ही जो एनालाइज कर लेते कि इसमें इतना रिस्क है तो ये एक्टिव रिस्क हो गया. पैसिव क्या होता है, रिस्क आने के बाद एनालाइज करता है, अरे रे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए. एक्टिव का मतलब होता है बिफोर द सिचुएशन, पैसिव का मतलब होता है आफ्टर द सिचुएशन. रिस्क रिडक्शन. इन मेनी वेज फिजिकल रिस्क रिडक्शन, दैट इज और लॉस प्रिवेंशन एज इट इज ऑफन कॉल्ड, इज द बेस्ट वे डीलिंग विद द रिस्क सिचुएशन. पीछे पीछे. It is possibility to take steps to reduce the probability of loss. The ideal time to think of risk reduction measures is at the planning stage of new project when considerable improvement can be achieved at little or no extra cost. Risk transfer क्या होता है? So when the risk, this refers to legal assignment of cost
certain potential losses to another. Insurance of risk is to occupy an important place, as it deals with those risks that could be transferred to an organization that specializes in accepting them at a price. कि भाई हमें दे दो, we are good at this. तो हाँ, yes, like suppose R&D की जरूरत है, but I don't have R&D team. So अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट के ऊपर R&D नहीं किया तो it is going to affect me badly. तो मैं एक दूसरे आउटसाइड एजेंसी को हायर कर लेता हूँ, वो प्राइस चार्ज करेंगे बट दे विल हैंडल द रिस्क इफेक्टिवली. रिस्क ट्रांसफर हो गया, राइट? मेरे से अभी उनके ऊपर रिस्क हो गया. टॉर्ट, ये सब तो पता ही रहेगा. टॉर्ट अनदर इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. रिस्क मिटिगेशन मतलब क्या? रिड्यूसिंग द रिस्क. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देख तीनों चीज में रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द रिस्क, रिड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी, रिड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपोजर टू रिस्क. स्ट्रेटजीज ऑफ रिस्क मिटिगेशन क्या? तो टॉलरेट रिस्क, हैंडल करो, दैट इज रिस्क रिटेंशन. रिड्यूस रिस्क, वो तो ऊपर ही देख लिया हमने, राइट? अवॉइड रिस्क, एलिमिनेट करो, ऐसे स्टेप्स ही मत लो जो तुम्हें यू नो नुकसान कराए. कंबाइंड रिस्क, वेयर बिजनेस फेसेस 2 or 3 risks in overall risk is reduced by combination. This strategy is suitable in the areas of financial risk. के 2-3 अलग-अलग रिस्क को कंबाइन कर दो, ठीक है? So it will try to reduce the impact. Different financial instruments say shares and debentures are taken as a single portfolio to reduce the risk. Sharing risk, अभी ऊपर देखा हमने रिस्क शेयरिंग, राइट? सेम पीछे यहाँ पे भी इधर था शेयरिंग, इधर तो पढ़ा ना शेयरिंग, हाँ पढ़ा. अच्छा, रिस्क ट्रांसफर इज नथिंग बट रिस्क शेयरिंग. यस, सी, रिस्क ट्रांसफर इज नथिंग बट रिस्क शेयरिंग. वन एंड सेम, ऊपर ये थे ना, 4th पॉइंट. फ्रॉड के बारे में तो पता ही होगा, राइट? व्हाट इज जनरली फ्रॉड मींस? फ्रॉड एक गलत तरीके का एक्टिविटी होता है, राइट? अ पर्सन ट्राइंग टू गेन अनड्यू एडवांटेज. इनको रोकने के लिए यू कैन हैव सम स्टेप्स, सम कंट्रोलिंग मेजर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन बैंकिंग देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर. मतलब क्या? मेकर चेकर मतलब दो चीजें, दो जन है. अब एक जो ट्रांजैक्शंस एंटर कर रहा है, दूसरा उन्हीं ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है कि भाई बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हो सकता है तुम फ्रॉड कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा. सो अगर तुमसे फ्रॉड, फॉरगेट अबाउट फ्रॉड, कुछ गलती भी हुई तो मैं बैठा हूँ बैकअप के लिए. You are going to make that transaction, you are going to enter into that transaction, I am going to check that transaction कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ. फ्रॉड का मीनिंग तो दिया ही है, यू नो, any behavior which one person intends to gain dishonest advantage over another, जो फर्स्ट पैराग्राफ में, राइट? दैट इज सिंपल, यू कैन रीड. नीचे आ जाओ, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में. इट इज अ पॉलिसी. फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, aligned to its internal control and risk management. Such policy and plan protects the company from from any kind of uncertain happening which leads the company to use loss or damage, like brand reputation हो सकता है, financial loss हो सकता है, assets हो सकता है. So it is better to have a fraud risk management policy. Okay, such policy includes the following things, but बाद में देखेंगे. The fraud risk policy will help to strengthen the existing anti-fraud controls. एंटी फ्रॉड मतलब क्या? जहां जहां फ्रॉड हो सकते उनको रोकने की कोशिश करना. लाइक हैविंग सम पॉलिसीज व्हिच विल ट्राई टू स्टॉप सच काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. कैसे? अथॉरिटीज बढ़ा दो, बहुत सिलेक्टेड लोगों को सारी अथॉरिटी दो. Promote an open and transparent communication culture is one of the part of the policy. Second is zero tolerance on fraud misconduct. सहेंगे नहीं, एक्शन लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज एनकरेज एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट कॉन्शियस. सामने से रिपोर्ट करो, अगर तुम्हें कोई डाउटफुल एक्टिविटी लगती है तो बताओ कि सर ये डाउटफुल है, हम देखेंगे. स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉइज एंड एजुकेट देम ऑन द रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी. देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमको ऐसा नुकसान होगा. तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एजुकेटिंग माय एम्प्लॉइज कि सर ये मत करना, क्योंकि अगर ये आप इस तरह काम करोगे तो हमें देखो इस तरह इसका इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? द पॉलिसी में बी इंक्लूड फॉलोइंग: डिफाइनिंग फ्रॉड, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कौन से ऑफिसर, मैंने बोला ना एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो हो गया. देन कम्युनिकेशन चैनल, हाउ द फ्रॉड्स विल बी कम्युनिकेटेड, मतलब अगर फ्रॉड पकड़ा है तो कौन किसे रिपोर्ट करेगा. सी, एंकरेज एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस.
of fraud misconduct. Any person with the knowledge of suspected or confirmed incident of fraud must report the case through effective and efficient communication channel. मतलब मैं फॉर एग्जांपल जूनियर पे आता हूँ तो मैं मेरे सीनियर को बताऊंगा, मेरा सीनियर उसके सीनियर को बताएगा, एंड वो फाइनली डायरेक्टर को बताएगा. लाइकवाइज रिव्यू द पॉलिसी, सॉरी डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ, क्या एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, वो सब भी पॉलिसी में मेंशन कर सकते हो कि हम उसे कंपनी से निकाल देंगे वगैरह वगैरह. एंड लास्ट, रिव्यूइंग द पॉलिसी, डू वी नीड टू मेक द चेंजेस और नॉट, कैन वी स्टिल कंटिन्यू विद द पॉलिसी. ये सब कैसे पता चलेगा, रिव्यू करने से ही पता चलेगा. ओके चलो नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर. याद है ये 1 करोड़ वाला किसमें था, इसमें नहीं, एग्जीक्यूटिव में था. मैं बताता हूं, याद आएगा थोड़ा बहुत. सेक्शन 143(12) है जो कहता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर. नाउ ऑडिटर ने अगर फ्रॉड पकड़ा है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो उसके ना 2 पार्ट्स. अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज ₹1 करोड़ और मोर. यहाँ पे लेस देन 1 करोड़. लेस देन 1 करोड़ है ना, तो रिपोर्ट कैसे करना है, सी इन 48 आवर्स इन्फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी. 48 आवर्स कब से, जैसे ही पता लगा तब से. ऑडिटर को पता लगा कि फ्रॉड हुआ है तो पता लगने के 48 आवर्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉड को नहीं, सॉरी बोर्ड को, बोर्ड या ऑडिट कमेटी, राइट. along with few things such as nature, amount, nature of amount of party involved in fraud. नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, कितने का है और किसने किया है. ओके देन दूसरा चीज आता है, ये सब उसको बताएगा. एंड डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट. लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट कैसे करना है, तो डिस्क्लोज करके. एक्चुअल रिपोर्टिंग कैसे होता है, तो डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट. बोर्ड रिपोर्ट पता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है. क्या रिपोर्ट करेंगे, तो यही 3 चीजें, नेचर ऑफ फ्रॉड, द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नेम ऑफ पार्टी, रेमिडियल एक्शन. भाई एक्शन क्या लिया उसके खिलाफ, वो सारी चीजें कहाँ रिपोर्ट कर देनी, बोर्ड में मेरा रिपोर्टिंग हो गया. कब, अगर फ्रॉड कितने का है, लेस देन 1 करोड़ का है. लेकिन अगर मोर देन 1 करोड़ है या 1 करोड़ और मोर है तो रिपोर्ट द फ्रॉड टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है. नाउ सी सेम पॉइंट, वही फर्स्ट 48 आवर्स वाला, ठीक है. सेम इधर भी किसको रिपोर्ट करना है, 48 आवर्स में इन्फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी. लेकिन इधर उनसे रिप्लाई मांगना है कि भाई क्या है ये, सीकिंग रिप्लाई इन हाउ मेनी डेज, 45 डेज. समझे, मतलब बोर्ड जैसे ही ऑडिटर 48 आवर्स में इन्फॉर्म करेगा किसको, बोर्ड या ऑडिट कमिटी को, तो उन लोग ने रिप्लाई देना है इस चीज का 45 डेज के अंदर. सो ऑडिटर 45 डेज तक तो वेट करेगा. 2 चीज हो सकती है, क्या 2, एक्सेप्ट नहीं, या तो रिप्लाई आएगा या तो नहीं आएगा. आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है. सेंड रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड इन फॉर्म ADT4. ठीक है, इफ यू विल सी यू विल फाइंड. अभी मत देखना, मैं दूंगा टाइम, मतलब बाद में देख लेना. ADT4, रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड इन फॉर्म ADT4 टू CG इन हाउ मेनी डेज,
15 डेज हो गया रिपोर्ट। सीजी अभी देखेगा, उसको जो करना है वो करेगा। समझा? देखो जैसे ही 1 करोड़ या मोर है तो पहले इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को, सीकिंग रिप्लाई इन 45 डेज। 45 डेज में रिप्लाई आ गया, जब भी आया उसके 15 दिन में सीजी को रिपोर्ट करना है। एंड अगर रिप्लाई आया ही नहीं तो 45 डेज में, 45 डेज के बाद 15 दिन में, 45 डेज तक तो वेट करना पड़ेगा ना। उसके पहले तो मैं बोल नहीं सकता कि कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया। सो दैट ऑडिटर हैज टू वेट फॉर 45 डेज एंड आफ्टर 45 डेज इफ ही लाइक अप टू 45 डेज if he does not receive any reply from the company, he will directly report the matter to CG in the next 15 days. Obviously, क्योंकि 45 तक तो वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिप्लाई उसको वो कैसे बोल सकता है कि रिप्लाई नहीं आया? वो तभी बोल सकता है जब 45 डेज पास हो चुका है। राइट? तो ये रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है ना। इफ यू विल सी, देख वहां पे सब दिया हुआ है, लेस देन 1 करोड़, more than 1 करोड़, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। You will see, if you turn back the page, you will find this 15 days। देख सेकंड पॉइंट में 15 डेज लिखा है, थर्ड पॉइंट में 45 डेज लिखा है, एफ पॉइंट में ADT 4 लिखा है, वगैरह वगैरह। बेसिक्स है सारे एनसी बोर्ड का। नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट पार्टीज इन्वॉल्वड एंड ऑल, राइट? तो सब है यहाँ, बट इतना भी याद रखा तो भी इनफ है। ओके, फोटो लेना। ये मैंने कराया था एग्जीक्यूटिव में, याद नहीं? देख लेना एक बार ऑडिटर वाला, बहुत से सब ये समझाए तो वो भी समझ जाएगा। खाली उसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, लाइक ये जो रिपोर्ट वगैरह है ना, लेटर हेड पे बनाना पड़ेगा एंड ऑल, वो बेसिक थिंग है। हाँ, पेनल्टी दिया है, वो मैंने नहीं किया बस।
reputation risk management. Reputation risk is the risk arising from negative perception, like goodwill वगैरह affect करता है, ठीक है. Negative perception on the part of customers, counterparties, shareholder, investor, debt holders, market analysts, other relevant parties, other or regulators that can adversely affect banks' ability to maintain existing or establish new business relationships and continued access to sources of funding. Reputational risk is multidimensional and reflects the perception of other market participants. Like loss of reputation has long-lasting damages. Simple points है, right? Brand value effect होगा and so on. Read कर लेना points, one-liners सारे देख लो. ये सब खाली one-liners देख लेना. पढ़ा नहीं? नहीं समझा? शेयर का वैल्यू तुरंत नीचे जाना, एकदम स्टीप. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीप? स्टीप स्लोप, है ना? तो एक स्टेबिलिटी चल रहा है, अचानक रेपुटेशन रिस्क होता है एंड द वैल्यू, लाइक व्हाट हैपेंड विद अडानी, ये हिंडनबर्ग, स्टीप डाउनवर्ड्स. ये रेपुटेशन रिस्क था ना, सब लोग को लगा कि अडानी ने फ्रॉड किया ड्यू टू दैट फॉल्स रिपोर्ट्स, कैसे स्टीप डाउनवर्ड चला गया वैसा. रूइनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, कोई फ्यूचर में उनके साथ बिजनेस टाइप्स नहीं करेगा. रिक्रूटमेंट टू फेच क्वालिफाइड स्टाफ एज वेल एज रिटेंशन ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉइज बिकम डिफिकल्ट. स्टाफ को भी भरोसा नहीं रहता. और डू यू थिंक फॉर एग्जांपल अगर कल को किंगफिशर एयरलाइंस वापस चालू होगा, पीपल विल थिंक ट्वाइस कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना, अचानक फिर से बंद हो गया तो. फॉर मैनेजिंग द रेपुटेशन रिस्क द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर वर्थ नोटिंग. पहला, इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अभी रेपुटेशन को जो दाग लगा है, दाग, उसको कैसे हटाए, तो इस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर टू हैव गुड गवर्नेंस. कि भाई वी विल, कंप्लायंस कल्चर मतलब क्या, वी विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, कुछ भी नॉन कंप्लायंस नहीं होने देंगे. दूसरा, ड्यू केयर इंटरैक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. कि भाई तुम क्या सोचते हो, रिव्यू दो, वी विल वर्क अकॉर्डिंगली. स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स, कहीं पे भी कुछ भी लापरवाही नहीं होगी. वी विल नॉट बी नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज. इवेल्युएटिंग कंपनीज परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रिपोर्ट. न्यूज़लेटर पब्लिकेशंस, मतलब पब्लिश करेंगे कि सी वी हैव डन दिस मंथ, मंथली जो भी रिपोर्ट्स होंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होंगे, वी विल कीप ऑन पब्लिशिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134(3) एंड 134 पता है कौन सा सेक्शन है? बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है. इट इज द सेक्शन फॉर बोर्ड रिपोर्ट. बोर्ड रिपोर्ट याद है ना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये बोर्ड रिपोर्ट, इट इज कमिंग अंडर सेक्शन 134. तो बोर्ड रिपोर्ट में इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पॉइंट मेंशन किया रहता है. क्लॉज 3(n) में provides a statement indicating development and implementation of risk management policy for the company, including identification of elements of risk which is in the opinion of the board may threaten the existence of the company. And LODR क्या कहता है? Company shall lay down procedures to inform board members about the risk assessment and minimization procedure. How we are assessing the risk and what are the procedures we are following to minimize the risk. Right? The board shall be responsible for framing, implementing and monitoring the risk management plan. सीधी सी बात है, टॉप मैनेजमेंट का ड्यूटी है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना. तो वही बोला है यहाँ पे कि द बोर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, बनाना, इंप्लीमेंट, उसके ऊपर काम करना, एंड मॉनिटर करना टू चेक वेदर एनी फर्दर चेंजेस आर नीडेड और नॉट. Risk management policy should reflect company's risk profile and should clearly describe
all elements of risk management and internal control system and any internal audit function. A company's risk management policies should clearly describe the roles and accountabilities of board, audit committee or other appropriate board committee. Management of any internal audit function. ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में आ जाती है, जो कॉमा कॉमा करके दिया था ना. वापस एक बार पढ़ता हूँ. See, company's risk management policy should clearly describe what the roles and accountabilities of the board. As I said, याद है किसको किसको क्या रोल दिया है, who is accountable for what, वो हो गया. फिर ऑडिट कमिटी के बारे में, appropriate board committee, management and internal audit. The company should have CRO as an individual with the vision and diplomatic skills to forge new approach. He may be supported by risk groups. Risk groups मतलब क्या? The team, okay? To oversee the initial assessment work and to continue the work till it is completed.